नमस्कार। टाइम्स ऑफ सूरत के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दों को लेकर आजकल बिहार और पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर है, क्या वाकई में नेपाल में जो जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, बिहार और देश में भी संभव है क्या? मतलब भारत में ये संभव है क्या? या फिर ऐसी क्या बात है जो भारत में इस तरीके का आंदोलन का कोई प्रभाव फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है? पड़ोसी मुल्क श्रीलंका रातों रात ध्वस्त हो गया, मतलब कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ठीक इसी तरीके का वो सीन देखने को मिला जब राष्ट्रपति के घर पे आक्रोशित लोग पहुंचे, पूरे संसद भवन को लोग तबाह करते हुए। फिर एक सप्ताह के अंदर नई व्यवस्था श्रीलंका में देखने को मिला, वही स्थिति बांग्लादेश में, और फिर अब नेपाल में। पूरे भारत के इर्द गिर्द जितनी भी देश है, म्यांमार में भी वही स्थिति बनी हुई है। वहाँ कहीं न कहीं इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है, भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा है, बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है, वर्तमान सिस्टम को लेकर गुस्सा है। भारत में इतनी तरीके की समस्याओं के बावजूद भी भारत में इस तरीके का विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है। इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे साथ डॉक्टर श्वेता है, ये हमारी भगिन पुतोहू है, मतलब मेरे भगना की पत्नी है, नेपाल की रहने वाली है और अब इंडिया की बहू हो गई है। पूरे पढ़ाई का शुरुआती दौर वो नेपाल में रही, काठमांडू में रही, फिर MBBS की पढ़ाई वो नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना से की। दोनों जगह के सिचुएशन को बहुत ही करीब से ये रीड करती आ रही है। वहाँ क्या सिचुएशन रहा, वहाँ क्यों इस तरीके का विद्रोह हुआ। और बिहार में इसका मानना है कि जो बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरीके के आंदोलन को उस मुकाम तक फिलहाल पहुंचता हुआ दिख नहीं रहा है। कई तरह के शॉक ऑब्जर्वर हैं भारतीय डेमोक्रेसी में, जिसका इस्तेमाल यह देश बखूबी कर रहा है। इस वजह से यहाँ वो आंदोलन, वो तेवर देखने को नहीं मिल सकता। श्वेता, आपको इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। हाँ श्वेता, मेरा सीधा सवाल है कि जो कुछ नेपाल में हुआ, इसकी क्या वहाँ वजह रही? फिर हम बिहार और देश के संदर्भ में हम बात करेंगे। Sir, first of all, it's not आंदोलन, it's simply a frustration. A frustration of the youth, frustration of those who are biased. जिन्होंने भी पक्षपात को झेला है, उनका बस ये एक manifestation of frustration है। बेरोजगारी और अपॉर्चुनिटी का कम होना, और जो हैं उनको पक्षपात से किसी एक खास सेक्शन को देना, ये चीज़ें वहाँ फ्रस्ट्रेशन का रीज़न है। बदलते हुए प्रधानमंत्री, एक म्यूज़िकल चेयर वाला पॉलिटिकल सिस्टम, जो आप अक्सर एक हंसी का हम पात्र बनते हैं कि आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, ऐसा हमसे कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो ये एक वजह है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जनता फ्रस्ट्रेटेड है, और वो अपनी आवाज़ कहाँ कहे, किससे कहे, कौन सुनेगा? देयर इज़ नोबडी टू लिसन, देयर इज़ nobody to address the problem, there's nobody to address the grievance. Therefore this came up as violence, but actually I say that it is nothing more than a frustration. लेकिन जो गुस्सा, एक बात और रहा कि जो गुस्सा था वो जिस होटल पर हमला हुआ वो भी किसी पॉलिटिशियन का, मतलब टारगेटेड सारे पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन को लेकर गुस्सा इतना क्यों है? सर, जैसा आप सब खुद ही जानते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, यहाँ एक परिवारवाद है, एक खास परिवार के लोग हैं जो बार बार राजनीति में रिपीट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 20 प्रधानमंत्री में से 18 किसी एक खास सेक्शन से आए हैं। तो वहाँ कोई एक निष्पक्ष सिस्टम नहीं है। खास करके मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पहाड़ी वर्सेस मधेसी, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों को प्रॉपर मौका ना मिलना, उनकी बातें ना सुनना, जबकि ये एक बड़ी वजह है कि लेकिन ये आंदोलन पूरी तौर पर पहाड़ियों का रहा जी। हाँ, मतलब काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों। नहीं, मधेसीज ने भी सहयोग दिया है, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज द बोथ सेक्शंस वे नॉट हर्ड। आप देखेंगे कि हमारे गांव से, राजविराज से, सप्तरी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ से काफ़ी माइग्रेशन है, काफ़ी मजदूर हैं जो अरब जाते हैं,
जो यूएई जाते हैं या अरबिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जाते हैं, and they do not come, like most all of them are not lucky that they come up with lot of money. Most of them die. There are 3 to 4 coffins per week in the Kathmandu airport if you see. मतलब ये स्थिति है। एक और बात, मतलब ये समझिए कि अगर 20 में 18 प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो वो 18 ब्राह्मण हैं, और पूरे ब्यूरोक्रेसी पर, वहाँ का जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है या अपर ब्यूरोक्रेसी है, उस पर पूरी तौर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। एक ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक विरोध का ये वजह रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नौकरी में भी नहीं है और रिप्रेजेंटेशन सत्ता में भी नहीं, मतलब सरकार में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गुस्सा की वजह, मतलब एक बड़ी वजह ये रही। जी। और आप अगर यूथ्स को, आप अगर एक मधेसी यूथ को दोयम दर्जे का नागरिक कहेंगे कि आप भारतीय मूल के हैं, तो मैं पूछूंगी क्या पहाड़ी भी आर्यंस नहीं है? क्या वो भी 100% नेपाली मूल के ही हैं? इवन लाइक इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ नेपाल, देयर हैज़ बीन सो मेनी माइग्रेशंस। तो सिर्फ रंग भेद करना, जैसे कि आप दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका में करते हैं कि रंग भेद, वो काला है वो सफ़ेद है, ऐसे ही नेपाल में एक रंग भेद है कि वो पहाड़ी है, वो मधेसी, वो गोरे हैं, वो ब्राउन्स हैं। तो द ब्राउन्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, द ब्राउन्स आर ह्यूमिलिएटेड, दे आर सेड दैट यू आर सेकेंड सिटीजन, आप यहाँ के असली लोग नहीं हैं। तो क्या आप असली लोग हैं? तो आप अगर देश चला रहे हैं तो निष्पक्षता से क्यों नहीं चला रहे? हमारा रिप्रेजेंटेशन, द मधेसीज, अगर हम सेकेंड सिटीजन हैं तो आज तक हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, तो हमने क्यों भी 1 इंच ज़मीन इंडिया को नहीं लेने दिया? देयर हैज़ बीन नो आर्मी, देयर हैज़ बीन नो पुलिस as such as we have in other borders of the country, but still हमारा 1 इंच ज़मीन इधर से उधर नहीं हुआ। We have secured the lands, we have secured the map of Nepal. ये इस सेंटीमेंट को समझने की जरूरत है कि भाई मधेसी ठीक है, मधेसी पूरी तौर पर रोटी बेटी का रिश्ता बिहार और भारत से है, फिर भी नेपाल आइडेंटिटी को वो हमेशा अपने आप को बचा कर रखी कि भाई आप हमारा 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकते, मेरे सार्वभौमिकता पर आप चुनौती नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, जिन सवालों को लेकर इन्होंने ये बड़ी बात कही है। लेकिन क्या फ़र्क है, आज बात हो रही थी तुमसे तो एक बड़ा फ़र्क दिखा कि इस देश में ये चीज़ें नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है, मतलब क्यों नहीं हो सकती है भारत में? एक तो रिप्रेजेंटेशन हमने माना कि यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सभी कास्ट का है। एक बड़ी बात जो तुमने बोला कि रिजर्वेशन भी जो है एक बड़ी वजह है जो इस देश में फिलहाल इस तरीके के आंदोलन को मतलब अभी चेक एंड बैलेंस करके रखा है। वो क्या है? जी, मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखती हूँ कि while I was in medical college, I have seen people from different part of the country, may it be Manipur, may it be South India, like Ernakulam, I had a batchmate from there, may it be from any small section of the country which was there, may small marks ही थे उनके, but still they got a seat to study medicine. तो मैंने देखा कि वहाँ एक जो मैं कॉलेज में आई और जब मैं like when I went to Delhi, there also I have seen कि in any medical college there is a representative, there is like a rainbow of students from different section, छोटे सेक्शन से लेके बड़े सेक्शन से वो लोग आ रहे हैं, भले ही कम मार्क्स से फिर भी आ रहे हैं। तो एटलीस्ट आप हर्ड हैं। और अगर मैं पॉलिटिकली हालांकि मैं उतना नहीं जानती हूँ, बट वट एवर आई सी कि यू आर हर्ड। इस देश में कम से कम आप सुने जाते हैं, आप पढ़े जाते हैं, आप अपने ग्रीवांस में कह सकते हैं। आपको जैसे हमने वही हाल ही में कुछ आंदोलन सुने थे, जैसे गुज्जर आंदोलन था, तो उनको मिला, उनके हक की चीज़ मिली। वो सही है या गलत है ये तो डिबेट की चीज़ है, बट स्टिल दे वर हर्ड। इन नेपाल वी आर नॉट हर्ड। इन नेपाल एक बहुत ही बड़े लेवल का पक्षपात है। आप मधेसी हैं, आप पहाड़ी हैं, आप गोरे हैं, आप भूरे हैं। और मतलब रिजर्व, देखो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब रिजर्वेशन को लेकर लोगों का जो नज़रिया है, ये एक देखिए ये बात समझने की ज़रूरत है। देखिए हम भारतीय रिजर्वेशन को लेकर कभी बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं कि इस देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधक रिजर्वेशन है। लेकिन रिजर्वेशन की नज़रिया अगर दूसरे कंट्री के लोगों से अगर आप समझने की कोशिश करें तो श्वेता ने ये बड़ी बात कह दी कि रिजर्वेशन एक बड़ा आधार है कि ऐसे पिछड़े हुए वर्ग वाकई में जिसका रिप्रेजेंटेशन अगर रिजर्वेशन ना रहे तो उनका न नौकरी में हो सकता है न कॉलेज में हो सकता है। और इसका खामियाजा हमारे पड़ोसी तमाम मुल्क
चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। वो एक बड़ी वजह है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है सभी लोगों का। भारतीय डेमोक्रेसी में एक बड़ी बात रही कि हाँ, भंगी का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बेचने वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये इन कंट्री में ये संभव नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि भारत में उस तरीके के आंदोलन की बात या उस तरीके से रातों रात चीज़ें बदलने की बात जो संभव नहीं दिखता है, या फिर हम लोगों को भी, जैसे अभी नरेंद्र मोदी के कई फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी है, फिर भी वो स्थिति नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि रिप्रेजेंटेशन, सत्ता में हो, चाहे सरकार में हो या सिस्टम में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, एक रिप्रेजेंटेशन का जो एक उम्मीद बनी हुई है, उस उम्मीद का कहीं न कहीं उस जो सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। मतलब किसी भी कंट्री के लिए ये सेफ्टी वॉल्व है, और यही सेफ्टी वॉल्व नहीं होने की वजह से। लेकिन एक बात है श्वेता, वहाँ मीडिया हाउस पर हमला हुआ जी, वहाँ नेताओं के होटल पर हमला हुआ, परिवारवाद को लेकर लोगों को हमला हुआ। यह देश भी उसी तरफ बढ़ रहा है कि खास जितने उद्योगपति हैं, कुछ खास चुने हुए उद्योगपति हैं, जिनके हाथों में चीज़ें सिमटती चली जा रही है। मतलब एक प्रोसेस, मतलब जो चीज़ें नेपाल आज देख रहा है, भारत कमोबेश उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी आबादी है, बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए जितने दिनों तक इन चीज़ों को वो खींच सके। लेकिन आपको लगता है जब आप इंडिया आई हैं या इंडिया में अभी आप हैं, तो ये जो चीज़ें हैं जिसके सहारे इंडिया अभी तक इस तरीके के आंदोलन से बचा हुआ है, आने वाले समय में अगर ये अपने इन चीज़ों में सुधार नहीं किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल सकती हैं। सर, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं एक छोटा सा मैंने हमेशा कभी ऐसा नहीं देखा कि अमेरिका में बिल क्लिंटन के संतति आए हो राजनीति में, या जॉन एफ कैनेडी के संतति आपको राजनीति में दिखे। देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू फेस, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी। बट इन इंडिया और इन नेपाल वी सी रिपीटेशन फ्रॉम द सेम फैमिली। सो व्हाई अदर्स आर नॉट इंटेलिजेंट? क्या दूसरे लोग उतने काबिल नहीं हैं, उतने बुद्धिमान नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल है। उन्हीं को क्यों अपॉर्चुनिटी मिली जा रही है, जबकि देश तो सबका है। If it's a country and if you call it a democracy, it's for everyone and everyone is equal, then why everyone is not given an equal opportunity? तो ये मतलब आपका क्षेत्रफल है, आप बड़ी आबादी हैं, आपके पास संसाधन है, लेकिन आप भी उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ खास परिवार के बीच पूरा जुडिशियरी सिस्टम सिमट कर रह गया है, कुछ खास परिवार के बीच राजनीति सिमट कर रह गई है। परिवारवाद यहाँ राजनीति में भी और जुडिशियरी में भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। जो आने वाले समय में इस देश में भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश दोहराता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी पुरखों ने इन चीज़ों को समझा कि भाई एक बड़ी आबादी जिसको हम मंदिर जाने से रोकते थे, एक बड़ी आबादी जिनको हम सामने बैठने से रोकते थे, वो उस खतरे को महसूस किया जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश उस खतरे को महसूस नहीं किया। हमारे पुरखों में वो विजन रहा। अम्बेडकर जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग इन बातों को वो समझे कि अगर इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हुई, लोकसभा, विधानसभा से लेके नौकरी तमाम जगहों पर, नहीं तो आज एक और हिंदुस्तान आपको बनता हुआ दिख जाता, या एक अलग हिंदुस्तान टूटकर बन गया रहता। वो हमारे पुरखों की वो विरासत है, वो समझदारी रही, जिससे आज हिंदुस्तान कहीं न कहीं एकजुट है। और ऐसे लोग जो उस परिस्थिति में वहाँ उनकी भागीदारी नहीं हो सकती थी, रिजर्वेशन के आधार पर दिया जा रहा है। लेकिन एक सर, रिजर्वेशन भी 100% जस्टिफाइड नहीं है। आप फिर भी रिजर्वेशन उसी क्रीमी लेयर को दे रहे हैं। ग्रैंडफादर को रिजर्वेशन मिली, फादर को मिली, डॉटर को मिली, तो 3 जनरेशन तक रिजर्वेशन अगर रिपीट हो रहा है, देन दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। यही बात है कि अगर आप जिस बात को, जो सेफ्टी वॉल्व आपका है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी, लेकिन वो भी कुछ खास जैसे मीना को रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आप अगर एक ही परिवार को अगर रिजर्वेशन का लाभ भी मिलता रहेगा तो वहाँ भी विद्रोह होगा। कब तक आप महादलित और अति पिछड़ों के सहारे इस चीज़ों को आप खींचेंगे? ये कह सकते हैं कि भारत भी उसी बाउंड्री लाइन पर आके खड़ा है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए
नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से सीख लेने की जरूरत है। चलिए श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को रखा और हम श्वेता से ये जानने की कोशिश किए कि आखिर नेपाल में जो कुछ भी हुआ और जिस वजह से हुआ, हमें लगता है कि भारत में आज वो वजह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें टूट चुकी हैं, लेकिन हम वहीं उसी मुहाने पर खड़े हैं। हम आज अगर दलित हैं, वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों से सीखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।